हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी पेपर 2 टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर आप टेंशन में हो, चिंतित हैं, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, सब कुछ सिर्फ आपको 300 रुपीज़ के अंदर। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, तब तक आपके जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज आएंगे, सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि आपके पॉकेट मनी से, जो कि आपके डेली खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपका साइकोलॉजी 100% सिलेबस कवर हो जाता है और आपके एग्जाम में 100% चांस हो जाते हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आवेगशीलता डैश से अधिशासित नहीं होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवेगशीलता होता क्या है। आवेगशीलता वो विकार है जो कि मनुष्य को बिना कुछ सोचे विचारे कुछ कर डालने में प्रबल करता है, उसे कहा जाता है आवेगशीलता। तो आपको बताना है कि आवेगशीलता डैश से अधिशासित नहीं होती है। पहला ऑप्शन है सूचक और प्रयास प्रणाली से, ऑप्शन बी है प्रतिबल से, तत्काल पुरस्कारों के चयन, या ऑप्शन डी कम प्रयास करने वाले कार्यों को करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नो एंड गो सिस्टम। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इसे आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको पूरा अच्छे से आसान भाषा में आपको समझा कर दिया गया है, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको बताना है कि प्रत्याशा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत उपचार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का प्रभाव, प्रत्याशा का प्रभाव, प्लेसिबो का प्रभाव, या ऑप्शन डी है प्रोत्साहन का प्रभाव। तो याद रखिएगा, इसको कहा जाता है प्लेकेबो इफेक्ट, जिसे आप प्लेसिबो प्रभाव कहते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेसिबो प्रभाव होता क्या है। तो प्लेसिबो प्रभाव एक ऐसी घटना है जो कुछ पदार्थों के उपयोग से एक कथित लाभकारी प्रभाव पैदा होता है। प्लेसेबो एक खारा घोल, पाँच या पानी का एक गोला हो सकता है जिसका कोई भी चिकित्सीय महत्व नहीं माना जाता, इसलिए इसे नक्सली उपचार के माने में जाना जाता है। मतलब एक मिथ कह सकते हो, एक अंधविश्वास है कि इसको लेने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, उसको कहा जाता है प्लेसिबो प्रभाव। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लघुकालीन स्मृति दीर्घकालीन स्मृति में कैसे भिन्न है। मतलब आपको बताना है कि शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है वो कैसे डिफरेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो हम रट्टा मारते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है, और किसी भी चीज़ को जब आप समझ कर पढ़ते हो, समझ कर याद करते हो, तो उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे कि आपका प्यार है, चाहे कुछ भी हो, अगर आप उसे दिल से निभाते हो तो लॉन्ग टाइम याद रहता है, और अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। तो आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंट क्या है। पहला ऑप्शन है कैपेसिटी, पूर्वाभ्यास, कूटलेखन, या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैपेसिटी। बहुत सारे आपके जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अगर रट्टा मारने के लिए कहा जाए तो मतलब 100 वर्ड 300 वर्ड रट्टा मार लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनसे आपके 10 वर्ड भी याद नहीं किए जाते। तो सब कुछ आपके कैपेसिटी पे डिफरेंट आप पे इफ़ेक्ट करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कैपेसिटी। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि लघुकालीन स्मृति दीर्घकालीन स्मृति से कूटलेखन में तीनों डिफरेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आप डी टिक आउट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्रमिक प्रबंधन ऋणों को प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सकता है। आपको बताना है कि जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट होता है, जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसके साथ आप कैसे डील करोगे। पहला ऑप्शन है
प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन से, जिसे समस्या समाधान उन्मुखता कहते हैं, या समझौता करके, या ऑप्शन सी है मध्यस्थ के उपयोग कर से। अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हो या फिर किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, तो उसमें जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो कन्फ्लिक्ट होती है, कन्फ्लिक्ट मतलब क्या हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो उस एम्प्लॉय के साथ, उसमें जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, उनके साथ आप कैसे डील करोगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब जितने भी ऑप्शन इसके नीचे दिए गए हैं सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि उत्तोलन वक्र के किस स्तर पर अवदान सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तोलन किसे कहते हैं। याद रखना, उत्तोलन को अगर समान लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रेरणा का उत्तेजना कहेंगे, ठीक है, प्रेरणा का उत्तेजना। एक सिद्धांत भी है, प्रेरणा का उत्तेजना का सिद्धांत किसने दिया था, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और ये सवाल आपके यूपी में पूछा गया था, प्रेरणा का उत्तेजना, जिसे अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड में इसे उत्तोलन वक्र कहते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रेरणा का उत्तेजना सिद्धांत किसने दिया है। तो नाम याद रखिएगा, हैरी मरे का। हैरी मरे ने आपके हैरी मरे, जिन्होंने प्रेरणा का उत्तेजना का सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैरी मरे ने पहली बार 1930 में प्रेरणा का उत्तेजना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत में जरूरतों और प्रेम के संदर्भ में बात समझाई गई थी। तो आपको बताना है कि उत्तोलन वक्र के किस स्तर में अवदान सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। निचले स्तर पर, उच्च स्तर पर, वक्र की चोटी पर, या ऑप्शन डी है उत्तोलन वक्र के निचले और उच्च स्तर पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सबसे जो पीक चोटी होती है, जो सबसे चोटी के सबसे ऊंची चोटी पर इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना है कि व्यक्तित्व के शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार के वर्गीकरण किसने किया था। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना, क्योंकि ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टाइलर, सेल्डन, युंग, या ऑप्शन डी है बंडूरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को भागों में बांटा था। मैंने अपने एनसीईआरटी, अगर आपने वीडियो देखा होगा एनसीईआरटी 11-12 का, तो मैंने डिटेल में बताया था सेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार। उसमें मैंने हर टाइप को डिफाइन करके अच्छे से आपको समझाया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, स्पेशली बीपीएससी टीचर का, तो आपके लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप ज़रूर इसे कंप्लीट कर लेना। और यहाँ पे देख भी सकते हो, सेल्डन ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का डिफरेंशिएशन किया था। सेल्डन का व्यक्तित्व सिद्धांत व्यक्तित्व के संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि संप्राप्ति अभिप्रेरक, जिसे अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं, वो क्या है। सिर्फ आपका कॉग्निटिव है, या सिर्फ केवल यांत्रिक है, या ऑप्शन सी आंशिक संज्ञानात्मक है, या आंशिक यांत्रात्मक है, या ऑप्शन डी है उत्तोलन से निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो अचीवमेंट मोटिवेशन होती है वो आपका कॉग्निटिव भी होता है और आपका मैकेनिस्टिक होता है, जिसे यांत्रिक कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि वेस आर की उस परीक्षणों को डैश के अनुसार संरेखित किया गया है। पहला ऑप्शन है कठिनाई की क्रम, प्रशासन क्रम, आयु स्तर, या ऑप्शन डी है मानकृत प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व। जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल हाई है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ईज़ी और मॉडरेट हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है। तो आपको एग्ज़ाम में आइडिया नहीं है, किसी को भी आइडिया नहीं है कि आपके पेपर में क्वेश्चन का लेवल कैसे आएगा। और जैसे-जैसे आपका एग्ज़ाम आगे जा रहा है, और मैक्सिमम चांस है जो आपका एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद होगा, कोई भी पेपर इलेक्शन के बाद काउंट होता है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा बढ़ जाता है। क्योंकि इलेक्शन से पहले हल्ला होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें
सरकार पे प्रेशर होता है कि बच्चों के हित में क्वेश्चन को सेट किया जाए, बच्चों को खुश किया जाए, लेकिन जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म होगा और जिस तरीके से आपके स्टेट में फॉर्म फिल किए गए हैं 6 लाख, इससे पहले कभी भी 6 लाख फॉर्म आपके बिहार स्टेट में कभी भी फिल नहीं किया गया था। जो 2023 में फॉर्म फिल हुआ था उसमें साढ़े 3 लाख फॉर्म फिल किया गया था, लेकिन 2024 में 6 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। अगर सिर्फ स्टेट में आसान क्वेश्चन देकर सबको पास कर दिया जाएगा तो बीपीएससी में ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा माथापैची होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार उम्मीद है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा मॉडरेट होगा स्टेट में, थोड़ा-सा क्वेश्चन को लेवल बढ़ाया जाएगा क्योंकि आपके बिहार से आउटर साइड के जितने बिहार के कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, उसके कॉम्पिटिशन में सेम वेटेज आपके आउटर बिहार से बाहर के लोगों भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इसको शायद देखकर मुझे लगता है कि इस बार स्टेट का क्वेश्चन थोड़ा-सा आपका मॉडरेट टू हाई देखने को मिलेगा। आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसको गलतफ़हमी से दूर कर देना। अगर आप अच्छे से आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो ईज़िली आप क्वालीफ़ाई कर जाओगे। ठीक है? और ईज़िली क्वालीफ़ाई करने के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कान खोल कर सुन लो, अगर सिर्फ़ साइकोलॉजी पे फ़ोकस करोगे, पेपर क्वालीफ़ाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि कुछ भी आइडिया नहीं है कि साइकोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या-क्या आ सकता है। लेकिन आर्ट्स ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आसानी से मार्क्स ला सकते हो। अगर 30 नंबर का आर्ट्स ऑफ टीचिंग आता है, तो उसमें आप 25 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो। इसलिए आपको मेरे चैनल पे आर्ट्स ऑफ टीचिंग का डेली प्रैक्टिस सेट हो रहा है। जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करो। आर्ट्स ऑफ टीचिंग का मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। डेली आपको एक नई वीडियो मिल रहा है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करो। जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी सब आसान क्वेश्चन आते हैं और उसमें क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इसलिए उसमें आसानी से आप नंबर 25 प्लस ला सकते हो। इसलिए सिर्फ़ मेन सब्जेक्ट पे फ़ोकस मत करना। जो आपका अदर सब्जेक्ट है मैथ और रीज़निंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग उसे ज़रूर सॉल्व करना। आर्ट्स ऑफ टीचिंग ज़रूर करना और मैथ्स, रीज़निंग के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन आते हैं। जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पे टारगेट मत करना मेन सब्जेक्ट पे, साथ में आर्ट्स ऑफ टीचिंग लेकर ज़रूर चलना, ठीक है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासन के क्रम में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो WAISR के उप परीक्षणों के प्रशासन क्रम में संख्याकित किया गया था। एक संशोधित रूप जो कि 1981 में जारी किया गया और इसमें 6 मौखिक 5 प्रदर्शन उप परीक्षण शामिल थे। मौखिक परीक्षण में कौन-कौन शामिल था? तो सूचना, समझ, अंकगणित, अंक, अवधि, समानताएँ और शब्दावली। वही बात की जाए आपके परीक्षण में, तो परीक्षण में आपका पिक्चर, अरेंजमेंट, पिक्चर, क्लासिज़न ये सब आपके समझ के अंदर शामिल था। तो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका प्रॉपर अपना अपने अकॉर्डिंग इसको नोट्स बनाते चलिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि अधिगम की व्याख्या डैश के आधार पर की जा सकती है। इनसाइट लर्निंग की बात की जा रही है और सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी और मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूँ इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा कोलर वर्ग ने इनसाइट थ्योरी दी थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि अधिगम की व्याख्या किस आधार पर की जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। पहला ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया अनुक्रम। ऑप्शन बी है ए क्यों नहीं होगा? स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बाद आपके पॉव-लॉव करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है आपका कि स्टिमुलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स सीक्वेंस, साधन और परिणाम के संज्ञानात्मक संबंध, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके फॉलोअर वर्क कॉग्निटिव रिस्पॉन्स की बात करते हैं। अगर आप जाकर उनका सिद्धांत पढ़ोगे, मैंने एनसीईआरटी में इसे भी कंप्लीट करा हुआ है। तो आप आसानी से समझ सकते हो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स सीक्वेंस जो कि आपके कोलर वर्क द्वारा इनसाइट लर्निंग में बताया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है कि निर्धारण मापने के कई तरह की त्रुटियां हो सकती हैं। एक सामान्य त्रुटि श्रेणी जिसमें प्रभामंडल प्रभाव त्रुटि, कठोरता त्रुटि, कोमलता त्रुटि एवं केंद्रीय प्रवृत्ति त्रुटि आती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कंस्टेंट कहते हैं, कंट्रैक्ट कहते हैं, लॉजिकल एरर या ऑप्शन डी है प्रॉक्सिमिटी एरर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हिंदी, इंग्लिश दोनों पढ़ना। सिर्फ़ हिंदी में क्वेश्चन रीड करके चाहे आपका इंग्लिश अच्छा हो, तो सिर्फ़ इंग्लिश रीड करके आप मत करना। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आपके इंग्लिश को मेन माना जाता है। क्वेश्चन को इंग्लिश में टाइप किया जाता है और हिंदी में उसे ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो हिंदी में कोई एरर होने के चांस भी होते हैं। इसलिए क्रॉस चेक के लिए आप एक बार इंग्लिश को ज़रूर रीड कर लेना। इंग्लिश को जब रीड करते हो तो आसानी से क्वेश्चन और आसानी से आप समझ जाते हो। क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आपको आसानी से समझ नहीं आता है। अब यहाँ पर लिखा है प्रभामंडल, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है प्रभामंडल मतलब क्या होगा? इसलिए मुझे इंग्लिश क्वेश्चन को भी रीड करना पड़ता है, जिससे मुझे बेटर समझ सकूँ क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्टेंट एरर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख भी सकते हो कि सतत त्रुटि एक प्रकार की ऐसी त्रुटि है, यहाँ पर बात की जा रही है कांस्टेंट एरर की, ठीक है? कांस्टेंट एरर एक प्रकार की ऐसी एरर है, जिसमें निर्धारण मापनी में कई तरह से एरर हो सकता है, जहाँ एक सामान्य एरर कोमलता एरर और केंद्रीय प्रवृत्ति त्रुटि आती है। इसे याद रखिएगा। आपको जो प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है पूरा डिटेल में रहेगा, आप आसानी से पढ़कर हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 है, भिन्नता सीमांत को परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है उद्दीपक की गुणवत्ता के रूप में, अनुक्रिया के गुणवत्ता के रूप में, सांख्यिकी परिणाम या ऑप्शन डी है अंश सांख्यिकी परिणाम। आपको बताना है कि डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एस्थेटिकल क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको बताना है कि आपका हृदय जो होता है वो काफी तेजी से भाग रहा है। आपका श्वसन तीव्र है और आपका मुंह सूखा हुआ है। आप किस इमोशन की अनुभूति कर रहे हैं? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका जो दिल है काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है और जो आपकी साँस ले रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में साँस ले रहे हो जिसकी वजह से आपका जो मुँह है वो सूखा जा रहा है। उस टाइम आप किस इमोशन की अनुभूति कर रहे हो आपको ये बताना है। उस टाइम आपको गुस्सा आ रहा है या आपको डर लग रहा है या आप ज़्यादा खुश हो या ऑप्शन डी है केवल शारीरिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर इमोशन में अंतर कर पाना सदा संभव नहीं होता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कभी भी आप इमोशन के आधार पर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, ठीक है? इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि निर्देशन का ध्यान बिंदु क्या है? मतलब गाइडनेस फोकस ऑन मतलब गाइडनेस जो भी होता है, कल भी मैंने गाइडनेस पे अपना ज्ञान दिया था, तो आप गाइडनेस के वर्ड से ही समझ पा रहे हो कि गाइडनेस होता क्या है। पहला ऑप्शन है समस्या का समाधान खोजना। तो ऐसा कुछ नहीं है, गाइडनेस से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। गाइडनेस में एक आपको डायरेक्शन दी जाती है, एक आपको सजेशन दिया जा सकता है कि आप ऐसा करोगे तो आपका लाइफ बेटर हो जाएगा या आप इस रूट पे जाओगे, आपको सजेस्ट किया जा सकता है, गाइडनेस किया जा सकता है कि आप इस रूट पे जाओगे तो आप सही मंजिल पे जा सकते हो। उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने से कोई नाता नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन बी है गिविंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, सूचना देना। मतलब उसको हम सूचना देते हैं, उसको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसको सही जानकारी, उसको सही गाइडेंस दिया जाता है, जिससे उसका जो मंज़िल है उसे आसानी से मिल जाए। गिविंग एडवाइस, एडवाइस देना कुछ नहीं होता है, एडवाइस एक प्रकार का एक अपना अलग वर्ड है। गाइडेंस और एडवाइस 2 अलग-अलग टर्म है। दोनों एक वर्ड नहीं है, तो गिविंग एडवाइस ऑप्शन तो बिल्कुल हो नहीं सकता। 4 ऑप्शन है इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन सूचना की विवेचना करना मतलब उसे इंटरप्ट करना, उसको खंड में बाँटना, उसे गलत मिसयूज़ करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, गाइडनेस आपका पॉजिटिव वर्ड है, जो को आपको गिविंग इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसका इसमें आपके जो बोर्ड है, बोर्ड ने इसमें गलत आंसर माना था, लेकिन याद रखिएगा जो गाइडेंस होता है, वो यहाँ पर लिखा भी है कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को निर्देश देना गाइडेंस होता है, इसे आप मानिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लेता है या स्टेट पूछ लेता है, तो ऑप्शन बी आप टिक आउट करना, आपका आंसर 100% राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको बताना है कि लघुकालिक स्मृति की सूचना दीर्घकालिक स्मृति में कैसे प्रविष्ट होती है? मतलब
जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे ट्रांसफ़र करते हो, आपको ये बताना है। यहाँ पर देख रहे हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंटर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है? कैसे होता है? पहला ऑप्शन है सुभाषित पूर्वाभास, समसंग पूर्वाभास, संरक्षण पूर्वाभास या ऑप्शन डी है अनुक्रमिक पूर्वाभास। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलैबोरेट करना। कोई भी चीज़ अगर छोटा हो या शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, अगर जैसे कि आप इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, ठीक है? अगर मैं सिर्फ़ आपको आंसर बता के चला जाऊँ, तो आपकी मेमोरी में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में काउंट किया जाएगा। अगर मैं आपको जो अभी आपको समझा रहा हूँ, जो डिफ़ाइन कर रहा हूँ, अगर मैं आपको समझ आ जा रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ़ मैं आंसर बताकर चला जाता, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी हुआ, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में जा रहा है। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हो, उसको थ्रू करते हो, तो उसमें कुछ हम एलैबोरेट करते हैं, उसमें कुछ नया मिक्स करते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आपको बताना है कि विशेष शब्दों के कार्य विश्लेषण डैश का वर्णन करता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत विशेषताएं, ऑप्शन बी है कार्यों की प्रकृति और अव्यय, व्यक्तिगत अक्षाएं या ऑप्शन डी है विभिन्न कार्यों में कौशलों के पुलिंदे की अनुप्रयोगिता। तो आपको बताना है कि इन स्पेसिफिक टर्म जॉब एनालिसिस डिस्क्राइब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेचुरल एंड कंपोनेंट ऑफ टास्क। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपको बताना है कि एक शिकारी नैमित्तिक साक्षरता की अनुपस्थिति में भी निरंतर शिकार करता रहता है। ये एक किसका उदाहरण है? एक शिकारी है, ठीक है? वो हमेशा आपके किसी की प्रेजेंट में भी अपना शिकार करते रहता है। ये किसका उदाहरण माना जाएगा? आपको ये बताना है। एक ये भी क्वेश्चन को समझ सकते हो कि उसके पास हथियार नहीं है शिकार करने के लिए, फिर भी अपना जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना इंस्ट्रूमेंटल, उसके पास इंस्ट्रूमेंटल मतलब उसके पास शिकार अपना हथियार नहीं है, फिर भी वो शिकार करना नहीं छोड़ता है। ये एक किसका एग्ज़ाम्पल है? मतलब एक और एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप जैसे कि बिहार स्टेट और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है बुक खरीदने का या फिर कुछ यूट्यूब पे या फिर किसी का मतलब किसी का क्या बोलते हैं उसको, किसी कोर्स खरीदने का, आपके पास पैसे नहीं है। ऐसे भी कोर्स बिहार में कोई अच्छा कराता नहीं है, तो पैसा आपका वेस्ट ही जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे एग्ज़ाम्पल दूँ, बुक खरीदने का पैसा नहीं है, फिर आपके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, फिर भी बिना आप किताब के, बिना पैसे के आप क्लास कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप स्वीकार कर रहे हो, अपने पढ़ाई जारी रख रहे हो। मतलब तो ये किसका उदाहरण माना जाएगा? आपसे यही पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्राचीन अंतर्नोद, एक तो नाम ऐसे-ऐसे डिफ़ॉल्ट होते हैं कि दूसरा ऑप्शन है तनाव न्यूनन प्रतिमान, जैविक लक्ष्य या ऑप्शन डी है प्रक्रियात्मक स्वायत्तता। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिमिटिव ड्राइव, प्राचीन अंतर्नोद। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि प्रक्रियात्मक संभावनात्मक व्यक्ति अपने आस-पास उपलब्ध संसाधनों के परंपरागत उपयोग ना सोचकर असाधारण उपयोग सोचता है। ठीक है? यहाँ पर आपको अच्छे से जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, आपको बिना हथियार के, बिना पैसे के भी पढ़ाई जारी रखना, वही उसका मतलब हुआ। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, आपको बताना है कि पुनर्वलन की कौन-सी अनुसूची अनुक्रिया के सबसे उच्चतम दर और सबसे अधिक प्रतिरोध विलोपन के लिए पैदा करती है? पहला ऑप्शन है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, ऑप्शन बी है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, ऑप्शन सी है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल या ऑप्शन डी वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि जो आपका पुनर्वलन होता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसके अनुपात अनुसूची अनुक्रिया की सबसे उच्चतम दर और उसका जो विलोपन होता है, उसके अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा।
और अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार मैंने आपको बता भी चुका हूँ, तो इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है। आपको बताना है कि बीनेस साइमन मापनी का तृतीय संशोधन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1950, 1960, 1954 या ऑप्शन डी है 1937। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1960 में। जब यहाँ पर देख सकते हैं जब टर्मन ने 1956 में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तब बी ने साइमन मापनी का तृतीय संशोधन और मेरिट द्वारा 1960 में किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा कि 1956 में टर्मन की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपको बताना है कि पश्चिमगामी स्मृति भ्रंश में निम्न में किस प्रकार की समस्या पाई जाती है? पहला ऑप्शन है पूर्व अधिगमित सामग्री को पुनः स्मरण में समस्या। ऑप्शन बी है मुख्य शकल पहचानने की समस्या। ऑप्शन सी है मार्ग ढूंढने में कठिनाई या ऑप्शन डी वाचिक सामग्री के कुटलेखन में समस्या। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आपको बताना है कि उन नौकरियों में जिनमें यांत्रिक कुशलता की आवश्यकता ना हो, उनमें सफलता की भविष्यवाणी करने वाले यांत्रिक क्षमता परीक्षण का हिस्सा क्या है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत व्यक्तित्व परीक्षण का। ऑप्शन बी है निष्पादन बुद्धि परीक्षण का या ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण का या ऑप्शन डी है व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण का। एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेना कि मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस इन जॉब्स रिक्वायरिंग मैकेनिकल स्किल आर पार्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और आपके कितने क्वेश्चन हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 42 है, चलो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे दीर्घकालिक व्यवहार, विचार और इमोशन जो ये बताते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और उनके साथ कैसे अनुकूलन करते हैं, ये हमारा निम्नलिखित गुण कैसे बताता है, आपको ये बताना है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एटीट्यूड, बिलीव्स, पर्सनालिटी और ऑप्शन डी है बुद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा एटीट्यूड। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार, विचार और इमोशन को बताते हैं कि हम दूसरे एक साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और उनके साथ हम कैसे अनुकूलन करते हैं, आपको ये भी बताता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 43, आपको बताना है कि अवधान के निष्पंदक छिन्न सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है ट्राइसमैन, ब्राउनवेंट, मोरे या ऑप्शन डी है सैरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ट्राइसेमेन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आप देख भी सकते हो कि अवधान के निस्पंदन छिन्न सिद्धांत के प्रतिपादन एनी ट्राइसेमेन ने किया था। एनी ट्राइसेमेन का सिद्धांत डोनाल्ड ब्रॉडबैंड के फ़िल्टर मॉडल को समझा जा सकता है, जो कि आपके 6 प्रकार के थे। कौन-कौन से? तो पहला आपका आंकिक फ़िल्टर, दूसरा आपका क्वार्ट्ज फ़िल्टर, तीसरा सॉ फ़िल्टर, चौथा बाउ फ़िल्टर, पाँचवा गॉर्नेट फ़िल्टर और लास्ट में आपका परमाणु फ़िल्टर आता है, जो कि आपकी एनी ट्राइसेमेन द्वारा एक सिद्धांत में बताया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मे बी आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। आपको बताना है कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 का क्या उद्देश्य था? इन 4 ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप ध्यान से टाइम लो और आसानी से पढ़कर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने की वचन देता है आपका 2017 में जो आपके प्रेम्बल ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो आया था, उसमें इसकी बात की गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको बताना है कि अवगत आत्मगत स्वगात्मक अनुभव वास्तव में शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम है। इमोशन का कौन सा सिद्धांत इस पक्ष का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है कैनन बॉर्ड सिद्धांत, जेम्स लॉन्ग सिद्धांत, प्रतिवादी प्रक्रिया सिद्धांत या ऑप्शन डी है टू फैक्टर थ्योरी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स लैंग सिद्धांत, जो कि मैंने कल की वीडियो में या शायद परसों की वीडियो मैंने बताया भी था, जेम्स लैंग सिद्धांत के बारे में। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा हाई है, तो मेबी आप क्वेश्चन सब कुछ सही नहीं बता पा रहे हो। अगर नहीं भी बता पा रहे हो तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ और ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन को देखते रहो और अपने तरफ से और बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम है अभी भी। और जो अभी तक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक अच्छे से पढ़ाई अपना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप इसका नोट्स ले सकते हो, जो सिर्फ़ आपको 300, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में, इतना तो आप पानी पूरी कुछ भी खाकर पैसा वेस्ट कर देते होगे सब, कोल्ड ड्रिंक पीकर, जो कि आप 300 में आपका लाइफ़ को सिक्योर कर सकता है, आपका भविष्य बना सकता है, जो कि आपको इसमें 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। इसमें एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ आपको 11-12 मिल जाता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हो। लाइक करने के लिए मैं इसलिए बार-बार नहीं बोलता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है, जब कोई आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो प्लीज़ खुद से भी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।